भारत का संविधान चैप्टर 3 नागरिकता। नागरिकता के अर्थ एवं महत्व। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी दो श्रेणियां होती हैं, विदेशी मित्र एवं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र वे होते हैं जिसने भारत के साथ सकारात्मक संबंध होते हैं। विदेशी शत्रु वो हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते हैं। अनुच्छेद 22 संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं। नंबर 1, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत। दूसरा, लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। तीसरा, वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। चौथा, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। पांचवा, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। छठा, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। सातवां, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का भी निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान, देश की रक्षा आदि। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें अस्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। इसमें न तो इसके अतिग्रहण एवं न ही नागरिकता की हानि की चर्चा की गई है। यह संसद को इस बात का अधिकार देता है कि वह नागरिक से संबंधित मामलों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाए। इसी प्रकार संसद ने नागरिक अधिनियम 1955 को लागू किया, जिसका 1986, 1992, 2003 और 2005 में संशोधन किया गया। संविधान निर्माण के उपरांत 26 जनवरी 1950 संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। नंबर 1, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं, यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। नंबर 2, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादी दादा अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व
स्थानांतरित हुआ हो, उसके प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है, अनुच्छेद 6 में बताया गया है। तीसरा, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा, अनुच्छेद 7 में है ये। नंबर 4, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हो लेकिन वह भारत के बाहर रह रहे हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो, या व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिक ग्रहण कर सकें, अनुच्छेद 8। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती है। नंबर 1, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो। दूसरा, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो। तीसरा, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत रह रहा हो। भारतीय संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। तीसरा, संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता के संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू के बाद अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध करता होने हैं। इस अधिनियम को अब तक 4 बार संशोधित किया गया है। ये संशोधन इस प्रकार हैं। नंबर 1, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। दूसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। तीसरा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। चौथा, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। नागरिकता का अर्जन। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है, जैसे जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर। नंबर 1, जन्म से। भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947 के पूर्व जन्मे व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई को या उसके बाद जन्म में व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ हो तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा
अवैध प्रवासी ना हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं है। नंबर दूसरा, वंश के आधार पर कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वो वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। यदि 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्म कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ हो। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय काउंसुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। तीसरा, पंजीकरण द्वारा केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति अवैध प्रवासी ना हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबद्ध हो। नामतः भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। खा भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। गा वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। घा भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे। अंगा कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों। चा कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह या उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहे हों। छा कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या तथा वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 1 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। इस प्रकार के व्यक्ति को मूलतः भारत का निवासी माना जा सकता है यदि एक वह पंजीकरण का इस प्रकार आवेदन देने से 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा हो। दूसरा, भारत में वह 8 वर्ष से पूर्व से रह रहा हो तथा इस प्रकार का आवेदन देने से ठीक पहले कम से कम 12 माह पूर्व से वह भारत में रह रहा हो। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों। एक व्यक्ति जन्म से भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई अविभाजित भारत में पैदा हुए हों या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बनने वाले किसी भू क्षेत्र के निवासी हों।
उपरोक्त सभी श्रेणियों के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के बाद निष्ठा की शपथ लेनी होगी। यह शपथ इस प्रकार होगी: मैं अमुक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं भारत के संविधान का पालन करूँगा तथा उसके प्रति निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की विधि का पालन करूँगा तथा भारत के नागरिक के दायित्वों का परिवहन करूँगा। 1986 में नागरिकता अधिनियम काल को बढ़ाकर 6 माह से 5 वर्ष तक कर दिया गया। प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार आवेदन प्राप्त होने पर किसी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकती है यदि वह व्यक्ति निम्न योग्यताएं रखता है का ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। खा यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है तो वह भारतीय नागरिकता के लिए अपने आवेदन की स्वीकृति पर उस देश की नागरिकता को त्याग देगा। गा यदि वह भारत में रह रहा या भारत सरकार की सेवा में हो या उनमें से थोड़ा कोई एक और थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के क्रम में के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। घा यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या उनमें से थोड़ा एक में थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अंगा उसका चरित्र अच्छा है। चा वह संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता हो और छा उसे प्राकृतिक रूप से नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने की स्थिति में वह भारत में रहने का इच्छुक हो या भारत सरकार सेवा या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठन में जिसका भारत सदस्य हो या भारत में स्थापित किसी सोसाइटी, कंपनी या व्यक्तियों का निकाय हो में प्रवेश या उसे जारी रखे। हालांकि भारत सरकार उपरोक्त प्राकृतिक शर्तों के मामले पर एक या सभी का दावा हटा सकती है यदि व्यक्ति की विशेष सेवा विज्ञान, दर्शन, कला, साहित्य, विश्व शांति या मानव उन्नति से संबंध हो। इस प्रकार से नागरिक बने हर व्यक्ति को भारत के संविधान के प्रतिनिष्ठा की शपथ लेनी होगी। क्षेत्र साविष्टि द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित विशेष व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित करती है। ऐसे व्यक्ति उल्लिखित तारीख से भारत के नागरिक होते हैं। उदाहरण के लिए जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया। यह आदेश नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जारी किया गया। नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियम या संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। 1. त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना होगा। नंबर 1. स्वैच्छिक त्याग। एक भारतीय नागरिक को पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत युद्ध में व्यस्त हो तो केंद्र सरकार उसके पंजीकरण को एक तरफा रख सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता, यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष भारतीय होने पर वह भारतीय नागरिक बन सकता है। नंबर 2.
बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होगी जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। नंबर तीसरा, वंचित करने द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा नंबर एक, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। दूसरा, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। तीसरा, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो तथा पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। पांचवा, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। एकल नागरिकता। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और उसने दोहरी राज पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यह राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता व्यवस्था को अपनाया गया है। अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति न केवल अमेरिका का नागरिक वरन उस राज्य विशेष का भी नागरिक है जहां वह रहता है। उसे दोहरी नागरिकता प्राप्त है और इसी संदर्भ में उसे राष्ट्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के दोहरे अधिकार प्राप्त हैं। यह व्यवस्था भेदभाव की समस्या पैदा कर सकती है, जैसा कि राज्य अपने नागरिक के प्रति भेदभाव बरत सकता है। यह भेदभाव मताधिकार, सार्वजनिक पदों, व्यवस्था आदि को लेकर हो सकता है। ऐसी व्यवस्था दूर करने के लिए ही भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे उनका जन्म कहीं और, निवासी कहीं और हो, पूरे देश में समान नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। हालांकि भेदभाव रहित इस व्यवस्था में कुछ अपवाद भी है। नंबर एक, संसद अनुच्छेद 16 के तहत ऐसी व्यवस्था कर सकती है संसद ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि किसी राज्य विशेष में रहने वाले लोगों को कुछ नौकरियों एवं नियुक्तियों में अलग सुविधा मिले। यह सुविधा उस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के तहत स्थानीय या अन्य प्रशासन के तहत हो सकती है। संसद ने इसी से संबंधित सार्वजनिक रोजगार निवासी के रूप में जरूरत अधिनियम 1957 को प्रभावी बनाया। भारत सरकार को यह अधिकार दिया गया कि गैर राजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए निवासी की अनिवार्यता करे, जैसे कि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश को छोड़कर किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। दूसरा, संविधान अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय यह है कि निवास के आधार पर राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। उदाहरण के लिए, एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। तीसरा, निवास एवं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के हित में सुरक्षा का विषय है। दूसरे शब्दों में, जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंधित है। निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था उनकी विशेष संस्कृति, भाषा, रिवाज आदि को बचाने के लिए किया गया है।
यही नहीं, यह व्यवस्था उनकी संपत्ति एवं परंपरा को बचाने एवं उनके शोषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच है। जम्मू और कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को यह शक्ति दी गई है कि वह अस्थायी निवासों की व्याख्या करे और राज्य सरकार के तहत रोजगार एवं अधिकार मामले में उन्हें विशेष सुविधा दे। ये सुविधाएं राज्य में संपत्ति अधिकरण, राज्य में निवास और छात्रवृत्ति या अन्य सरकारी व्यवस्थाएं के अनुसार हो सकती हैं। भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता का उपबंध करता है और एकीकृत अधिकार कुछ मामलों को छोड़कर प्रदान करता है। यह व्यवस्था भाईचारे और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए की गई, ताकि वह शक्तिशाली भारतीय राष्ट्र की स्थापना हो सके। उसके बावजूद भारत में सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जातीय युद्ध, भाषीय विवाद आदि होते रहे हैं। इस तरह संविधान निर्माताओं का एक एकीकृत भारतीय राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।